अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाफ़िया ख़ान आपके साथ सच है ड्रामा के ऊपर। यहाँ पे हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं हमें इंतज़ार करते हुए। और इस वक्त हैं हम आफ्ताब सिद्दीकी साहब के घर पे, जो कि हैं हमारे MNA साहब और PTI के MNA साहब हैं ये। और हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक बैक टू बैक मीटिंग्स के अंदर लगे हुए हैं। इनको इतने सारे हमने मशवरे देख लिए हैं, सुन लिए हैं। वो जैसे ही हमारे पास आते हैं तो शायद वो इतने सारे मशवरे देने के बाद हमारे भी चंद सवालों के जवाब दे देंगे। तो देखें, वो जैसे ही आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये घर आपका अपना है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा घर। कब से है ये आपके पास? 97 से ये घर आपके पास है, मतलब 25 साल हो गया। 25 साल हो गए। और आपने पार्टी कब ज्वाइन की? पार्टी में 2011 में। सर, आपका अपना ज़ाती बिज़नेस क्या है? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कैसा, मतलब क्या नाम है? पैरागॉन कंस्ट्रक्टर्स। अच्छा, पैरागॉन। अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छा बड़ा नाम है। तो ये भी पुराना है या ये बाद में शुरू किया है? ये 91 से है। पैरागॉन कंस्ट्रक्टर्स 91 से है, तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा, तो सर मतलब हमारे यहाँ ये होता है अमूमन के पॉलिटिक्स में आने के लिए लोग सोचते हैं कि वो ऊपर जाएंगे मज़ीद और उससे कुछ कमाएंगे, उससे कुछ मतलब अपनी जड़ें मजबूत करेंगे फाइनेंशियली। लेकिन आपके पास माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है। ये तकरीबन 1000 गज़ का होगा? जी, 1600 गज का। 1600 गज़ का ये घर है माशाल्लाह। देखिए, मुझे इसका रकबा भी नहीं पता चल रहा, इतना बड़ा है। तो ये इनका इतना बड़ा सारा घर है सर आपका, और आपकी कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है। तो उसके बावजूद आपने सियासत में आना क्यों पसंद किया, जबकि सियासत में आके तो आपको ज़्यादा काम, और PTI में तो पैसे भी नहीं मिलते किसी सियासतदान को कुछ करने के? देखिए जी, इंस्पिरेशन है इमरान खान साहब से। वो एक इतना बड़े सेलिब्रिटी थे और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और जिस वक्त वो क्रिकेटर थे, क्रिकेटर के बाद जब उन्होंने शादी भी की, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर दौर में अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। वो फिर पॉलिटिक्स में क्यों आए? इसलिए आए कि इस मुल्क को उनकी ज़रूरत थी एक लीडर की। तो एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो ऑनेस्ट हो, जो सिंसियर हो, जो बेबाक हो, जो इस मुल्क को आगे ले जा सके, जो इस्लाम की बात कर सके, जो हमारे मुल्क की बात कर सके। आप देखें कि जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने किस तरह इस्लाम को, मज़हब को, मुल्क को लेके चले हैं। और बेबाक इंसान है, नटर इंसान है। कभी कोई कह सकता था एब्सोल्युटली नॉट, कोई किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको देख के इंस्पिरेशन हमें भी हुई। अल्लाह ताला ने मुझे भी, मेरे मुल्क को बहुत नवाजा है, बड़ी चीज़ों से नवाजा है। और बाज़ दफ़ा कुछ आदमी को ऐसा फ़ील होता है कि इस मुल्क को वापस करना चाहिए, उधार है हमारा इस मुल्क का हम पे उधार है। 2016 में खान साहब, मैंने वैसे तो 2011 से ज्वाइन की हुई थी। एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं 2017 से आया हूँ, 2018 से। उससे पहले मैं मतलब सपोर्ट ज़रूर करता था। 2016 में खान साहब यहाँ आए थे तो मेरिट होटल में एक प्रोग्राम था जिसमें ये बात हुई कि हम लोगों ने सवाल किया कि आप जो ना इलेक्टेबल्स को क्यों लेके आ रहे हैं। तो खान साहब ने कहा, जो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में, सियासत में नहीं आएंगे तो वो इलेक्टेबल्स तो आएंगे ही। तो वो उसने बड़ा मुझे मोटिवेट किया। और फिर ये कि जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें मैं खान साहब का कैंपेन मैनेजर था। अली जदी के इलेक्शन का मैंने करवाए। और फिर 2013 में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ भी बड़ा इंगेज रहा। तो फिर मुझे पार्टी ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें। तो इस तरह मैं सियासत में आना हुआ। ये बिल्कुल आपका सवाल सही है। जब सियासत में आएँ तो अपने बिज़नेस का भी लॉस होता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। अभी आप देख रही हैं कि मुस्तकिल गैदरिंग हो रही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब ये इंडिविजुअल पे बड़ा डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिविजुअल कितना ऑनेस्टली और सिंसियरली अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा होता है, उसके मकासद क्या होते हैं। अल्लाह ने मुझे भी सब कुछ दिया है, तो मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दे रहा हूँ। और ये मैं अपनी पॉकेट से हर महीने 15 से 20 लाख रुपए की का खर्चा करता हूँ, जिसमें लोगों की सफाइयाँ हैं, गार्बेज की कलेक्शन है, सीवरेज का निज़ाम सही करना, विंचिंग मशीनें चल रही होती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में मेरे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह जब से मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ उस वक्त से ये सिलसिला जारी है। सर, आपका ये हल्का यही वाला लगता है ना, डिफेंस की लिस्ट है? 247। हाँ, तो ये पिछले साल बारिशों में जो सब हुआ, तो क्या पिछले साल ये खैर पिछले साल की जो बारिशें थी वो
अल्लाह ताला हम सबको बख्शे कि पता नहीं वो किस सिलसिले की बारिशें हो गई थी कि मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल था सब कुछ। लेकिन अगर वो इस साल इसी तरह की बारिशें होती हैं तो क्या आपने कुछ इक़दाम कर रखे हैं इस बार? देखिए, मैं बेसिकली एमएलए हूँ और मेरा काम है नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन का। अनफॉर्चुनेटली पिछले 12-14 साल से कराची शहर में बल्दियाती काम नहीं हुए और अब इस वक्त कराची शहर से जो हमारे 13-14 एमएनएज़ हैं उनका काम सिर्फ ये बल्दियात के काम की हद तक महदूद हो गए हैं, क्योंकि लोगों की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का हल तो सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना वो करना चाहते हैं, ना बल्दियात करना चाहती थी, ना उन बल्दियात के रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब वो हमें गलियों की हद तक महदूद हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5-3 साल में फेडरल गवर्नमेंट ने जो एमएनएज़ का एसडीजी फंड है उससे सारे एमएनएज़ ने आपने अब देखा होगा अपने अपने इलाकों में मोहल्ले में हर जगह काम हो रहा है और ये बड़ी अरसे के बाद ये काम शुरू हुआ है। जहाँ तक बारिशों का ताल्लुक है, लास्ट ईयर अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं और एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था और जो DHA का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो 150 mm बारिश तक कैटर कर सकता है और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें कि 260 mm बारिश हुई है जिसकी वजह से ये तबाही आई। इस साल कैंटोनमेंट ने बहुत अच्छे इक़दाम लिए हैं, हॉटलाइन उनकी उन्होंने दी भी है। इसके अलावा पम्प, बूस्टर पम्प मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए हुए हैं। अभी जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कैंटोनमेंट जो है जिन इलाकों में स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं थी वहाँ पे वो ड्रेनेज का सिस्टम करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। ठीक है सर, और मज़ीद क्या कर रहे हैं आप? ये इलेक्शन वगैरह जो आने वाले हैं इनके हवाले से कोई और काम कर रहे हैं या आवाम के लिए क्या काम चल रहे हैं आजकल? जी देखें, इस इलाके के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक तो केबल्स का प्रॉब्लम था, ओवरहेड केबल्स बहुत ज़्यादा है बेहंगम तरीके से, उसको DHA जो है अंडरग्राउंड हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने बड़ा उनके साथ मीटिंग्स की, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो अंडरग्राउंड केबल्स करने जा रही है और शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह दिसंबर-जनवरी तक ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, लाइट्स ये सारी हो रही हैं। पानी के हवाले से इशू है DHA को, उसके ऊपर काम कर रहे हैं मुस्तकिल। तो पूरे दुनिया में ही पानी ख़त्म होने को है। अब पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम है और में बहाया भी बहुत ज़्यादा जाता है जी। पाकिस्तान में मतलब कोई अगर वज़ू करने भी खड़ा होता है तो जब तक पाँव नहीं धुल जाते नल बंद नहीं होता। हाँ, वो नहा ना ले, ये होता है। कंजर्वेशन पे जो है ना हमें तवज्जो देनी चाहिए। इस मुल्क पे पानी की शॉर्टेज है, हमें वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि आपके AC का जो पानी है वो वहाँ पे बाल्टी रख दें तो वो काफ़ी अच्छा पानी होता है, उससे आप गाड़ियाँ धो सकते हैं। पौधों में पानी दिया जा जी, पौधों में दिया जा सकता है। इसी तरह DHA ने ये किया है कि जो ग्रे वाटर है उसका सेपरेट टैंक अलग होगा, सुपर वाटर का पार्ट अलग होगा ताकि ग्रे वाटर को यूज़ किया जा सके। तो ये चीज़ें की जा रही हैं, बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप ख़वातीन के लिए क्या काम कर रहे हैं? जो हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत सारी होती हैं, किसी के हस्बैंड मर जाते हैं या जो अकेली रह जाती हैं, उनके लिए आप क्या काम कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो सकती हैं? PTI या आप लोग क्या कुछ इस तरफ ध्यान है, आप लोग दे रहे हैं कुछ? क्योंकि हम लोग ओल्ड एज होम की तरफ जाते हैं कि बुज़ुर्गों को कैसे करना है, छोटे बच्चे हैं, हम चाइल्ड लेबर की तरफ जाते हैं, हम बहुत सारी इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ ख़वातीन होती हैं जो बिल्कुल मतलब एक तरह से देखा जाए सेहतमंद होती हैं मगर वो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो अगर उनके साथ कोई ऐसी नागहानी हो जाए कि उनके हस्बैंड मर जाएं, फैमिली ना रहे, तो उनके लिए आप लोगों का क्या सिस्टम है कि वो अपने पैरों पे किस तरह खड़ी हो सकती हैं दोबारा? देखें, एक तो बड़ा अच्छा काम स्टेट बैंक कर रही है प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट के ऊपर कि ख़वातीन को लोन दिया जा रहा है और वो ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि लेडीज़ के लिए अलग डेस्क बनाई गई है और वहाँ पे उनको लोन दिया जा रहा है। बाकी इंडिविजुअली हम सब ये करते हैं, जैसे मेरे अपने हलके में हमने सिलाई मशीनों का दे के और एक जगह ऐसी बना दी जहाँ पे ख़वातीन की ट्रेनिंग हो सके और वहाँ ट्रेनिंग करके फिर वो बुटीक को हम पास ऑन कर देते हैं कि वो आगे जाके उनको बुटीक के लिए काम कर सकें। इसी तरह कंप्यूटर लैब्स वगैरह की हैं और कुछ काम अभी हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे तो एक लोन का काम हुआ है, एहसास प्रोग्राम के तहत जो है ना उनको सपोर्ट, बहुत बड़ी सपोर्ट दी गई है। कोविड में फिर कामयाब जवान प्रोग्राम है, तो इस किस्म के मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा सर, एहसास प्रोग्राम के हवाले से मैंने अक्सर लोगों से बात की
तो उनमें ये था कि वो लोग भेज देते हैं अपना डेटा, लेकिन उनको अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों की ये बात कंप्लेन है कि उनको मिलना कुछ शुरू नहीं हुआ है। बहुत सौ को मिल भी रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जैसे जब 249 में हो रही थी कैंपेन बल्दिया में, तो हम जब मैं वहाँ पे कवरेज कर रही थी, तो वहाँ पे जो लोग थे उनसे पूछा गया कि आपने एहसास प्रोग्राम में अप्लाई किया है, तो सब ने किया था अप्लाई, लेकिन मिला वहाँ बिल्कुल लोगों को नहीं था। देखिए, एहसास प्रोग्राम का एक पोर्टल जो है जिसके ऊपर जाके अप्लाई करते हैं या जो भी उनकी हॉटलाइन है उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और उनका एक क्राइटेरिया है कि बिजली का बिल या मोबाइल का फ़ोन का जहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो कोई ऐसा फिजिकल क्राइटेरिया तो पाकिस्तान में नहीं, डेटा बेस तो है ही नहीं पाकिस्तान में। आप देखें कि कोविड के वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को जो है ना 12,000 रुपये पर फैमिली दिए गए। अब इस मुल्क में गुर्बत इतनी ज़्यादा है और उसके बहुत सारे रीज़न है और आज के नहीं है, पुराने रीज़न्स हैं। तो हर आदमी को चाहिए होता है तो जो क्वालिफाई करेगा उसको मिलेगा। फिर एक ये होता है कि लोगों को लाइल्मी होती है क्या, जैसे एहसास ने अनाउंसमेंट की कि भाई आप अप्लाई कीजिए, वो एक डेट होती है, कट ऑफ डेट होती है, उस वक्त अप्लाई करना होता है। उसके बाद वो सेलेक्ट होते हैं, उनके बाद मैसेज आ जाता है। फिर जो डिसबर्समेंट है उसका भी एक टाइम होता है। तो लोगों की इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा सर, महंगाई ने भी बहुत सर पे मतलब डिस्को डांस किया हुआ है हमारे, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के तदारुक के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं या क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, एक तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सारा पाकिस्तान में यही बात है कि महंगाई हो गई है। महंगाई के कई रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जब डॉलर अप्रिशिएट हुआ, रुपीज़ डिवैल्यू हुआ, तो वो एक महंगाई का ऑब्वियसली महंगाई होनी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क के हवाले से होती हैं। जो पिछली गवर्नमेंट ने, नून लीग की गवर्नमेंट ने डॉलर को आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ था। जब हम आए तो हमने मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से ये इसको रखा और उस हिसाब से एक महंगाई आई। प्लस ये कि जो पुराने जो फैसले थे, अब आप देखें महंगाई तो मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, मगर इस साल देखें आपकी एग्रीकल्चर बम्पर क्रॉप हुई है, उसके बावजूद शॉर्टेज है। मोटरसाइकिल हिस्ट्री में इतनी मोटरसाइकिल सेल नहीं हुई, गाड़ियाँ कभी इतनी सेल नहीं हुई, सीमेंट का सेल बढ़ गई, स्टील की सेल बढ़ गई। तो अगर ये महंगाई है तो ये फिर सेल कैसे? देखिए, इसमें जो हमें देखना ना, लोअर क्लास को देखना है, जो मजदूर तबका है उसके लिए एहसास प्रोग्राम के तहत डिसबर्समेंट होती है। फिर उसके बाद पनाहगाहें बनाई गई हैं। खाने का जो एक रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से खाने की फैसिलिटीज़ उनके लिए अच्छी, जहाँ पे खान साहब खुद भी गए, खुद भी उन्होंने खाना खाया। ये वो चीज़ें वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि किसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ों से इस मुल्क का जान छुड़ाई जा सके। मैं समझ नहीं पाई किस तरह से वो खान साहब गए हैं और वो किस तरह की खाने की जगह बनाई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खाने की जगह? जी, बिल्कुल पनाहगाहें बनाई हैं। इसके अलावा सैलानी के साथ मिलके हमने खाने के दस्तरखान बनाए हैं, जहाँ पे लोगों को, गरीब आदमियों को फ्री खाना मिलता है। को मतलब मेहनत से आदी ना बनने दें, उसे थोड़ा बहुत काम करने के एवज़ वो खाना देना चाहिए, ताकि उसके अंदर से मेहनत का जज्बा ख़त्म ना हो जाए। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि आप उनको जो ना नाकारा बना रहे हैं। एक गरीब आदमी है जिसको अगर कोई मेरी अपनी सोच नहीं है, ये मैं दूसरों के ही सवाल मैंने ये कहना, काफ़ी लोग इस बात को कह रहे हैं, जिनके पेट भरे हैं वो ज़रूर कह रहे हैं तमाम लोग, मगर इसको ये देखना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, डेली वेजर होते हैं, उनके डेली वेजर की दिहाड़ी नहीं लगती है, तो वो बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। उससे बेहतर है कि उनको ऐसी जगहें हों। और फिर ये सारी दुनिया में होता है, सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, वहाँ पे ओल्ड एज होते हैं, इसी तरह नर्सिंग होम्स होते हैं सारे। ये एक तरह का वो कॉन्सेप्ट है वो लोग। और अब जैसे अमेरिका वगैरह में जिनकी नौकरियाँ नहीं होती उनको सैलरीज दी जाती है, उनको फूड कूपन्स दिए जाते हैं। तो एक तरह का फूड कूपन्स तो हमारे यहाँ नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट वही है कि गरीब आदमियों की मदद की जा सके। तो सर, इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बाद, अपना बिजनेस देखने के बाद, घर के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? अभी पॉलिटिक्स में भी आप इतने एक्टिव हैं। मैं जब से आई हूँ यहाँ पे, मतलब हमने कितने घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी मीटिंग्स चल रही हैं मुसलसल, और वो सब पार्टी की मीटिंग है, सबके आप मसले सुन रहे हैं, उनको हल बता रहे हैं। तो इस सब के बाद आप फैमिली को कैसे वक्त देते हैं? बेगम डांटती नहीं है? नहीं, मेरी बेगम से डांट डपट वाला रिश्ता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो अंडरस्टैंड करती हैं।
और वो भी चाहती हैं इस मुल्क की भलाई के लिए काम किया जाए। नहीं, वो ख़ुद एक्टिव नहीं है, मगर वो हमेशा से इस मुल्क के लिए बहुत सच्ची जज्बाती लेडी हैं, और जो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहती हैं, तो वो ज़िम्मेदारी मेरी है। तो कोई इशू मुझे फैमिली से नहीं होता। हाँ, अलबत्ता बिज़नेस में ज़ाहिर मैं वो टाइम नहीं दे सकता। अब वो बच्चे आ गए हैं तो बच्चे संभाल रहे हैं। कितने बच्चे हैं सर? मेरी 4 बेटियाँ हैं। बेटियां संभाल रही हैं? जी जी माशाल्लाह। जी। तो वो मतलब देखिए एक बैलेंस कायम करना होता है ज़िंदगी में, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट इंसान की सही हो, जो कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमेशा से है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बेहतर हैं और टाइम मैनेजमेंट है, तो वो कुछ मुझे इस तरह प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि थकान हो जाती है, वो तो ज़ाहिर एक नेचर सी चीज़ है। तो ये फ़िटनेस वगैरह के लिए फिर कुछ करते हैं, ख़्याल रखते हैं, कहीं जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, इसका तो टाइम नहीं मिल पाता। मतलब आप मुल्क को फिट करने के लिए अपनी फ़िटनेस को छोड़ें? ज़ाहिर है, देखें, अगर मेरे तवज्जुह से कुछ चीज़ बेहतर हो जाए, इससे तो बेहतर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। ये मुल्क अपने आगे बढ़ जाए और हमें एक ऐसा लीडर मिल गया है जो इस मुल्क के लिए दिन रात उसने एक किया हुआ है, और हर तरह से जो है ना इस मुल्क की खिदमत, और उन लोगों से लाख दर्जे बेहतर हैं जो चोर उचक्के डाकू जो करप्शन लेके चलते थे, जो पर्चियाँ लेके चलते थे। तो वो एक नेचुरल लीडर है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है इमरान खान साहब की सूरत में, तो उन्होंने हमें एक सच्चा लीडर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें सर, आपका इसके साथ पहले कि मैं शुक्रिया अदा कर दूं, मुझे एक सवाल का और जवाब दे दें कि ये कश्मीर में जो इंतखाबात होने वाले हैं, इलेक्शन, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कश्मीर के मामले को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर लेके चले हैं, और वो ख़ुद एम्बेसडर बने कश्मीर के हवाले से, और जो मोदी ने वहाँ पे जो फाशिस्ट हरकतें की हैं, उसका जवाब सिर्फ खान साहब ही दे सकते थे। दुनिया में पहली आप तो दुनिया में किसी को भी जवाब दे सकते हैं, उनको छोड़ वो तो आप उनको देखें, छोड़ और दुनिया में कश्मीर के मामले को पहली दफ़ा इतना भरपूर तरीके से उठाया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कश्मीर के अवाम उनको पसंद करते हैं, और उनका मसले को जब प्राइम मिनिस्टर ने उस हर लेवल पे लेके गए, तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे और इंशाल्लाह पीटीआई को जिताएंगे इंशाल्लाह। और ये वहाँ से कोई हमारे वज़ीर साहब भी वापस आए हैं, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? जी, देखें, अमीन अली गंदापुर जो है वहाँ पे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, वो उस इलेक्शन में इन्वॉल्व थे। जब वो वापस आ रहे थे तो उनके ऊपर नून लीग वालों ने पथराव किया, हवाई फायरिंग की, तो वो ज़ाहिर है कि वो भी वहीं के केपी के आदमी हैं, तो वो रेसिप्रोकेट हुआ होगा, मैंने देखा नहीं मगर सुना है। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कुछ लिया है, मगर ये वन साइडेड डिसीजन लिया है, उन्होंने एक्शन लिया है, वो दोनों साइड से होना चाहिए। सर, इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा वक्त दिया और बहुत सारी गलतफहमियां थी जो आपने क्लियर की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं लेकिन वो दूसरों के जहनों से हम तक पहुंचे होते हैं। एक हमारी बहुत ही अच्छी, मेरी उस्तादों से बढ़कर एक खातून है, मोहतरमा राना सैयद साहिबा, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी। वो काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, एक्टिव नहीं है लेकिन वो बहुत इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत यूनिसेफ में भी काफ़ी 32 साल से रह चुकी हैं। तो उनसे जब मैं लास्ट टाइम बात करी थी कि मैं पीटीआई के लिए एक इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि पीटीआई बहुत अच्छी जमात है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि पीटीआई सबसे अच्छी जमात है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पीटीआई इतनी अच्छी जमात है कि इसके अलावा कुछ अच्छी हो नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर इमरान खान साहब नहीं आते हैं इक़्तिदार में, तो इसके बाद कोई भी दूसरा आता है तो वो बहुत बुरा होगा। तो इनसे बेहतर कोई नहीं है इस वक्त मुल्क में, इसलिए सबसे बेहतर यही है। तो इसके साथ ही हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें बहुत सारा टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम फिर दोबारा किसी प्रोग्राम में मिलेंगे आप लोगों से, और बहुत ज़्यादा फिर आपको इन्वॉल्व करेंगे और आपको सारी मालूमात देंगे मज़ीद। थैंक यू सर।